फिर से हम आप सबों के बीच लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। हालांकि क्लास 11th 12th के मैथ्स का वीडियो सेशंस तो कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसमें हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, PYQ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूसली लेकर के आ रहे हैं। क्लास 10th वाले के लिए मैथ्स का जो PYQ क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज 50+ क्वेश्चंस को कवर करवा रहे हैं। साथ ही हमने थ्योरेटिकल क्लासेस की बात की थी कि थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट जो होता है चैप्टर्स का साइंस पेपर्स में, उन सभी को हम कवर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सीक्वेंस में, थोड़ा कंटेंट को तैयार करना पड़ता है। हमने पिछले सेशंस में आपको यूट्यूब पर पूरे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बाय पार्ट करके पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट डाला हुआ था। क्लास 10th जो बच्चे CBSE से है या फिर किसी अदर बोर्ड से भी हैं, जो मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर चर्चा किया था। आज फिर हम लोग फिजिक्स पोर्शंस के लाइट चैप्टर्स को लेकर के आए हुए हैं कि क्लास 10th में लाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कैसे हमें कवर करना है, चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन से कंटेंट, पूरा टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या कवर कर लेंगे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर कर लेंगे, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि इस चैप्टर्स को यदि आप पूरा करते हैं, पूरा वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको खास करके रिफ्लेक्शंस के 50+ क्वेश्चंस का सीरीज भी हम तैयार रखे हुए हैं, जिसको इस सेशंस के बाद लेकर के आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में थ्योरी करवाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने नहीं करवाया। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के डेट में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें दो चीज पर मूल रूप से ध्यान देनी है कि एक असर्शंस रीजन बेस्ड, दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी दोनों जो है सो एनालिसिस बेस्ड पर, थिंकिंग बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग अभी तक पिछले क्लास आज से 5 साल पहले चले जाए तो डायरेक्टली रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। अब क्या कर दिया है कि CBSE कह रहा है कि आपको जो है सो बच्चे को जो है सो इस चीज को टेंडेंसी को रखना होगा कि केवल रिमेम्बरिंग जो परसेंटेज है वो 30% क्वेश्चंस है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं 70%, वो एनालाइज करके आप जवाब दे सकते हैं, अपने थिंकिंग बेस्ड पर दे सकते हैं। तो जो कुछ भी चैप्टर में आप पढ़ते हैं उसके बातों को बहुत ही गहराई से, बारीकी से समझने की बात है। जरूरी है कि क्या कहना चाहता है चैप्टर्स के, थ्योरी क्या कह रहा है, जितना अच्छा आप समझ पाइएगा फिर क्वेश्चंस को भी उतनी ही आसानी से आप डील कर पाओगे। तो चलिए चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले लाइट चैप्टर की यदि हम बात करें तो लाइट चैप्टर को पूरे दो भागों में बांटा गया है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शंस, तो लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस दोनों हम लोग करेंगे। पहले रिफ्लेक्शंस की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शंस में जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन हमें समझेंगे पहले, और फिर लाइट की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हमारा अराइज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से। पहले लाइट इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में लाइट के फॉर्म के बारे में जानने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में, मतलब क्लास 6, 7 और 8 में जो पढ़े हैं आप लोग, उसको थोड़ा रिकॉल करें कि लाइट एक एनर्जी का सोर्स है। क्या है? लाइट जो है सो सोर्स ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us used to see an object, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब इसके आधार पर लाइट जो है सो किसी ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस्ड होता है। ऑब्जेक्ट को यहां दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। Non-luminous objects, those objects which produced lights,
ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे अपना लाइट प्रोड्यूस्ड होता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब जो ग्लो करते रहते हैं, या बर्निंग कैंडल, या फिर हम लोग सन ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, जो अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, इसको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के कैटेगरीज में रखते हैं। और दूसरा नॉन ल्यूमिनियस, जैसे टेबल, चेयर, फैन, इन सभी चीजों को हम लाइट की मदद से देख तो पाते हैं, बट इसका अपना लाइट नहीं होता। ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। दो बातों को समझना है, एक जो लाइट प्रोड्यूस्ड करेगा जिसको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में रखते हैं, और दूसरा जिसकी मदद से हम लोग लाइट को देख पाते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग आगे ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं तो क्या सब होगा। जब किसी लाइट ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो वो लाइट क्या होगा, उससे होकर के पास आउट हो जाएगा, या फिर पास करेगा, या फिर नॉट पासेस। लाइट पास नहीं होकर के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें पास होगा जब भी, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, आगे चर्चा करेंगे वीडियो में कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे में जाता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। तो लाइट के पास होने का कारण, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाएगा उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिससे लाइट नहीं पास होता उसको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जिससे लाइट पार्शियली पास हो उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इसके आधार पर द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पासेस द लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच पार्शियली अलाउ टू पासेस द लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, एंड द ऑब्जेक्ट विच do not allow to passes the light are called opaque objects। तो ऑब्जेक्ट को हम इस हिसाब से तीन कैटेगरी में, और लाइट प्रोड्यूसिंग के अकॉर्डिंग ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। चलिए हम लोग इसी सीक्वेंस को आगे लेकर के चलते हैं। क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को जानना है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एक करके कंटेंट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, पुश करके क्या क्या टॉपिक कवर करना होगा। टॉपिक इन दिस चैप्टर आर मेंशन्स हियर। फिर आगे बढ़ते हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच दैट प्रोवाइडेड द सेंसेशन ऑफ विजन, जो देखने की कैपेबिलिटी को, किसी चीज को विजुअलाइज करने की कैपेबिलिटी को हमें प्रोवाइड करता है। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड टू लाइट आर इमेज फॉर्मेशंस बाय अ मिरर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइट के कारण हम लोग देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो पाता है, स्टार का ट्विंकलिंग होने वाले फिनोमिना, इन सभी फिनोमिना को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट्स बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाते हैं तो बेंड हो जाते हैं। अब ये मीडियम की बात हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है मीडियम्स में। सबसे पहले लाइट के प्रॉपर्टीज को समझ ले हम लोग, क्या कहता है लाइट की प्रॉपर्टीज। तो लाइट पर बहुत लंबे समय तक डिस्कस चला कि लाइट जो है सो पार्टिकल्स है या फिर वेव है, लाइट हमारा पार्टिकल्स है या वेव है। तो इस पर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लाइट है बोथ नेचर्स। सबसे पहला वेव नेचर को भी शो करता है। लाइट के नेचर की बात करें, सबसे पहली बात हम करते हैं नेचर ऑफ लाइट। दो नेचर होते हैं, वेव नेचर होते हैं और पार्टिकल्स नेचर होते हैं। वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल्स नेचर्स, इन दोनों के कारण होता क्या है फिनोमिना लाइट का। तो लाइट वेव नेचर के कारण हमारा क्या करता है, डिफ्रैक्शंस होते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, और
इंटरफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफ्रैक्शन का होना, लाइट का चारों तरफ फैलना, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ये आपको क्लास 10th बेस के टॉपिक से आगे की चीज है। हम लोग जब 11 12 में जाते हैं तो वेव नेचर्स को स्पेशली पढ़ते हैं, उसमें डिस्कस किया जाएगा। बट फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या पोलराइजेशन ऑफ लाइट या फिर इंटरफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वेव नेचर के कारण होते हैं, और दूसरा पार्टिकल्स नेचर के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो का बनना होता है। हम लोग क्लास 10th में जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ज्यादातर पार्टिकल्स नेचर पर काम करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ेंगे। कास्टिंग ऑफ शैडो का फॉर्मेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या क्या होते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्शंस के ड्यूरेशंस में, क्या होते हैं रिफ्रैक्शंस में, इन सभी चीजों को। अब कह रहा है कि वेव नेचर्स क्यों कह रहे हैं, ये तो फिनोमिना है इसी के कारण। अब लाइट वेव नेचर के लिए थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट का वेव थ्योरी क्या कहता है कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना होता है, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशंस। यानी कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हम क्लास 9th में पढ़े थे साउंड के बारे में, साउंड वेव फॉर्म्स होते हैं, नहीं साउंड वेव के बारे में भी पढ़े थे। और साउंड को किसी एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होती है। ये वेव नेचर्स में ये दिखलाता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बना होता है जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम से होकर के भी लाइट पास आउट हो सकता है। लाइट का मैक्सिमम स्पीड जो होगा, वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैक्यूम में होंगे या फिर एयर में भी अप्रोक्सीमेट हम लोग यही लेते हैं। लेकिन यदि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, वैक्यूम से या फिर एयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जब जाते हैं, तो लाइट के पाथ में डिफ्रैक्शन होता है, वो अपने पाथ से बेंड हो जाते हैं। और इसका मेन रीजन है कि लाइट का वेवलेंथ घट जाता है। किसी भी लाइट के अलग अलग कलर का वेवलेंथ भी हम लोग देखेंगे। तो लाइट जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। वैक्यूम में मैक्सिमम होते हैं, अदर मीडियम में जब जाएंगे, जैसे जैसे डेंसली मीडियम में जाएंगे वहां पर लाइट का स्पीड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता है। ये वेव नेचर को दिखला रहा है, वैक्यूम से पास होना। दूसरा कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, ये इसके पार्टिकल्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स नेचर, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which always propagate along a straight path, which always travel through a straight path at very high speed. लाइट पार्टिकल्स नेचर के कारण काफी हाई स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है। उसके बीच में कोई मीडियम, कोई पार्टिकल्स, कोई अदर चीज आ जाते हैं तो उस पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा करके रिटर्न हो सकते हैं, या फिर जो है सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड भी होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में पार्टिकल्स नेचर को होता है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो है हमारा, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ये किस चीज को सेव कर रहा है, पार्टिकल्स नेचर को। और वैक्यूम में पास होना कि बिना किसी मीडियम का, वेव नेचर को शो करता है। तो लाइट हैव ड्यूल नेचर्स, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल्स नेचर हम लोग कहते हैं। लाइट शैडो फॉर्म करने का काम करता है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर, देखो मैक्सिमम स्पीड हम क्या बोले हैं, वैक्यूम में होता है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, किसी सरफेस पर पड़ता है, तो फॉलोइंग फिनोमिना होंगे, क्या होंगे, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, या फिर रिफ्रैक्शंस होंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर पड़ने के कारण लाइट जो है हमारा
किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो टकरा करके वापस, जैसे प्लेन मिरर पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि लाइट जो है सो पास आउट हो जाता है एक मीडियम से, रिटर्न हो करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा रिफ्रैक्शन, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाएगा, मान लो यहां से जा रहा था तो ये बेंड हो जाएगा, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा बेंड होकर के उसमें पास आउट होता है। और तीसरा एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट, यानी ऐसे रफ सरफेस वगैरह जो हम लोग ले लेते हैं उसमें क्या होता है, या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ एब्जॉर्बिंग के लिए जैसे हम सरफेस लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ब्लैक पर्दा वगैरह लगा दिया जाता है। किसी स्टूडियो वगैरह में आप देखोगे कि लाइटिंग को बेहतर करने के लिए क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे तो इमेज जो फॉर्म होते रहते हैं, या किसी कैमरे में या किसी तरह के चीज में वो रिफ्लेक्शंस के कारण हमारा गड़बड़ा जाता है, फिगर प्रॉपर नहीं आ पाते रहते हैं। तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्बिंग सरफेस को तैयार करते हैं। एब्जॉर्बिंग सरफेस कुछ डार्क कलर वाले जितने होते हैं, कोई भी सरफेस जो डार्क कलर वाला होगा वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करेगा। कोई कॉटन वगैरह के जो है कपड़े को हम डार्क कलर का उसके साइड में लगा देते हैं तो वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें एक सिंगल पाथ से जो लाइट आएंगे वही हमारे पास विजुअलाइज हो पाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे कि रिफ्लेक्शन, हम लोग प्रॉपर्टीज में चलेंगे। लाइट प्रॉपर्टीज को तो समझ चुके हैं क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद बाउंसिंग बैक होते हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो कह रहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक टू अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। किसी सरफेस पर, जैसे ये मिरर हम लोग देख पा रहे हैं, एक प्लेन मिरर लिया गया है। इस प्लेन मिरर पर जब कोई लाइट रेज आते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न चला जाता है। क्या होता है, ये इंसिडेंस रे आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। यहां हम लोग अब एक चीज देखेंगे इसमें कि जिस सरफेस पर लाइट रेज पड़ेंगे, ये जो सरफेस है प्लेन मिरर, इस पर पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर के चले गए। अब इस रिफ्लेक्शंस में दो चीज होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस किसके थ्रू होगा? स्मूथ सरफेस। प्लेन मिरर हमारा क्या है? स्मूथ सरफेस है। जब किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट रेज, एक से अधिक लाइट रेज आते हैं तो वो अपने पैरेलल, मान लो सभी एक दूसरे के पैरेलल आए, ये रेगुलरली रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा एक दूसरे के पैरेलल में। रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है थ्रू अ स्मूथ सरफेस। लेकिन यदि किसी रफ सरफेस पर लाइट रेज पड़ेंगे तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस करते हैं। क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। रफ सरफेस के थ्रू इरेगुलर रिफ्लेक्शंस और स्मूथ सरफेस के थ्रू रेगुलर रिफ्लेक्शंस। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जितना पढ़ेंगे वो लॉ भी पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर के लिए पढ़ेंगे। प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब कोई लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ेंगे, किसी स्मूथ सरफेस को ले, रफ सरफेस पर भी होता है, दोनों के लिए। यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे सरफेस के लिए होंगे? तो फॉर एनी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उन सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग मतलब रफ सरफेस हो, सभी पर ये लॉ इंप्लीमेंट होते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस? तो जो लाइट रेज आते हैं उसको हम पहले समझ लेंगे, सब टर्म को पहले। उसको इंसिडेंस रे कहा जाता है। जो लाइट रेज किसी सरफेस पर आएगा उसको इंसिडेंस रे, और आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद जो रिटर्न चला जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंस रे है। इसके बीच में इस सरफेस पर जहां पर ये टकराया है उस पॉइंट पर वहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो उसका नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल हम लोग इसको कहते हैं। अब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच, नॉर्मल और कौन सा? नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो बनेगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच,
वो रिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल में नॉर्मल और इसके बीच, इसको स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें कि पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। यहां पर जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, इन दोनों का वैल्यू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। अब यदि किसी इस प्लेन मिरर में हम लोग यदि ऐसा कह दें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इसमें बनने वाले प्लेन मिरर के साथ एंगल फॉर्म बाय द मिरर एंड इंसिडेंस रे कितना डिग्री होगा, जरा बतलाइए। इस इंसिडेंस रे और प्लेन मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां हम लोग देखें कि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी टोटल 90 डिग्री। इसमें इंसिडेंस और ये इधर का पार्ट जो है सो क्या कर रहा है, इधर का पार्ट हमारा कितना बना रहा है, इंसिडेंस 30। अब बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है हमारा वो क्या बनाएगा, बाकी का बचा हुआ हिस्सा मान लो थीटा एंगल, दोनों मिलाकर के 30 प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये मिरर और नॉर्मल को लेकर के बन रहा है दोनों। तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मिरर और इंसिडेंस के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल हम 90 में से इंसिडेंस एंगल को माइनस करके कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलेगा तो ये भी 30, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शंस दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। और रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर प्लेन सरफेस के बीच जो एंगल फॉर्म होगा